गैस्ट्रोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD। देखिए GERD एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टमक का एसिड बार बार एसोफेगस में वापस आ जाता है। नॉर्मली एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर लोअर एसोफेजियल स्पिंचर होता है जो एक वॉल्व की तरह काम करता है, जो फूड को नीचे जाने देता है पर एसिड को ऊपर आने से रोकता है। जब यह स्पिंचर वीक हो जाता है या प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, तब एसिड रिफ्लक्स शुरू होता है। ओबेसिटी, स्पाइकी और फैटी फूड, ओवर ईटिंग और लेट नाइट मील इस कंडीशन को और ज़्यादा खराब बनाते हैं। इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। स्टमक का एसिडिक कंटेंट ऊपर एसोफेगस में आता है, पर एसोफेगस की लाइनिंग एसिड के लिए नहीं बनी होती। इससे उसकी म्यूकस बार बार इरिटेट और डैमेज होती है। यह क्रोनिक इरिटेशन आगे स्ट्रक्चरल चेंज भी कर सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन है हार्टबर्न, यानी कि चेस्ट में जलन होना, जो खासकर खाने के बाद या लेटने पर बढ़ जाती है। इसके साथ रिगर्गिटेशन, यानी कि खट्टा पानी या फूड का वापस आना, रिगर्गिटेशन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, जिससे कई बार लोग हार्ट प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखिए, अगर यह कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेड्स एसोफेगस, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम बदलकर कॉलमर एपिथेलियम बन जाता है, जिसको मेटाप्लासिया बोलते हैं। कॉलमर एपिथेलियम मतलब कि जो एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो उनका आकार कॉलम के जैसा हो जाता है। देखिए, यह जो चेंज होता है वो एसिड से कुछ प्रोटेक्शन तो देता है, पर इसके साथ एसोफेजियल कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर दोनों स्टमक म्यूकोसा से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, जिनमें प्रोटेक्टिव लाइनिंग डैमेज हो जाती है। नॉर्मली स्टमक में एसिड प्रेजेंट रहता है, पर म्यूकोसल बैरियर, यानी कि म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट प्लस सेल्स, इसको न्यूट्रलाइज करके टिश्यू को बचाता है। जब यह प्रोटेक्शन वीक हो जाती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इन कंडीशन के मेन जो कॉजेज हैं वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एक्सेस एसिड सीक्रेशन, लंबे समय तक पेन किलर्स का यूज और क्रोनिक स्ट्रेस। एच पाइलोरी बैक्टीरिया म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करता है, जबकि जो पेन किलर्स होते हैं NSAIDs, ये प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिनिस को कम कर देते हैं, जिससे बैरियर कमज़ोर हो जाता है। जब म्यूकोसल बैरियर टूट जाता है तो स्टमक का एसिड सीधे टिश्यू को डैमेज करता है। अगर डैमेज सुपरफिशियल है तो गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है, और अगर डीपर लेयर तक डैमेज पहुंच जाता है तो पेप्टिक अल्सर बन जाता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि अपर एब्डोमेन में दर्द होना, जो बर्निंग टाइप का होता है। इसके साथ नोज़िया, डिस्कम्फर्ट और कभी-कभी वोमिटिंग भी हो सकती है। अल्सर अल्सर पेन अक्सर एम्प्टी स्टमक में होता है। देखिए, अगर यह कंडीशन अनट्रीटेड रहती है, यानी कि इसका इलाज नहीं होता टाइम पर, तो अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है या सीवियर केस में परफोरेशन हो सकती है, जिसमें स्टमक वॉल में होल बन जाता है। देखिए, डायरिया में स्टूल काफ़ी फ्रीक्वेंट और वॉटरी हो जाता है। इसका मेन कॉज अक्सर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन या कि फिर टॉक्सिन्स होते हैं। देखिए, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इससे बढ़ जाती है, जिस कारण फूड जल्दी पास हो जाता है, जिससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स
को एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलता, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। इसके कारण लूज स्टूल्स बनते हैं। सिम्टम्स में इसके फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, डिहाइड्रेशन और वीकनेस शामिल है। अगर यह कंडीशन सीवियर हो जाए तो बॉडी से पानी और सॉल्ट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा निकल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है, जो काफ़ी डेंजरस कंडीशन बनती है। देखिए, कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर, पुअर हाइजीन, स्ट्रीट फूड और गट इन्फेक्शन डायरिया को ट्रिगर करते हैं। प्रॉपर हाइजीन, सेफ वाटर और बैलेंस्ड डाइट इसे प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल काफ़ी हार्ड हो जाता है और डेफिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका मेन कॉज होता है लो फाइबर डाइट और डिहाइड्रेशन और फिजिकल इनएक्टिविटी। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इससे कम हो जाती है, जिससे स्टूल लंबे समय तक कॉलन में ही रहता है और उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे स्टूल हार्ड बन जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, स्ट्रेनिंग, इनकम्प्लीट इवैक्यूलेशन शामिल होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम पानी पीना और फाइबर की कमी यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल इनकी कमी होना कॉन्स्टिपेशन के मेन कारण हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हाइड्रेशन और फाइबर रिच डाइट से इसे आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जो आमतौर पर उसके ल्यूमेन के ऑब्स्ट्रक्शन से शुरू होती है। यह ऑब्स्ट्रक्शन अक्सर फेकलिथ यानी कि हार्ड स्टूल पार्टिकल्स या कि फिर इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है तो म्यूकस और सीक्रेशन अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे स्वेलिंग बढ़ती है। यह प्रेशर ब्लड सप्लाई को कंप्रेस करता है, जिससे इस्मिया यानी कि खून की कमी होती है और आगे चलकर बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाती है। और इन्फ्लेमेशन अगर सीवियर हो जाती है, अगर सही समय पर इलाज न हो तो अपेंडिक्स रप्चर भी कर सकता है। इसका सबसे क्लासिक सिम्टम है पेन का पैटर्न। शुरुआत में पेन अम्बिलिकल रीजन यानी कि नेवल के आसपास में होता है और कुछ समय बाद यह शिफ्ट होकर राइट लोअर एब्डोमेन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद यह फीवर और नोज़िया और वोमिटिंग भी इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर अपेंडिसाइटिस का ठीक समय पर इलाज न हो तो अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल सकती है, जिसे पेरिटोनाइटिस बोलते हैं और यह काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर की इन्फ्लेमेशन। इसका सबसे कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। लेकिन अल्कोहल और टॉक्सिन्स भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। लीवर सेल्स जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और डैमेज्ड हो जाती है, जिससे नॉर्मल लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, खासकर बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में। इसी कारण ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है और जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ फटीग, वीकनेस और लीवर एनलार्जमेंट भी कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर हेपेटाइटिस ए को बनाते हैं। अनसेफ इंजेक्शंस या ब्लड एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी और सी को पैदा करते हैं और अल्कोहल अब्यूज़ हेपेटाइटिस के मेजर कॉज है।
हाइजीन, वैक्सीनेशन और अल्कोहल कंट्रोल से इसे काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिरोसिस। सिरोसिस क्रोनिक लीवर डैमेज का एक एंड स्टेज होता है जो लंबे समय तक इंजरी जैसे कि अल्कोहल या क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण डेवलप होता है। इसमें नॉर्मल लीवर टिश्यू की जगह फाइब्रोसिस यानी कि स्कार टिश्यू और नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिससे लीवर की नॉर्मल आर्किटेक्चर पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लीवर का ब्लड फ्लो और फंक्शन दोनों सीवियरली अफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो एसाइटीज़ यानी कि एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना और वीकनेस और वेट लॉस शामिल है। सिरोसिस के मेजर कॉम्प्लिकेशन में पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल वेन में प्रेशर का बढ़ जाना और लीवर फेलियर शामिल है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन, फैटी डाइट, ओबेसिटी और अनट्रीटेड हेपेटाइटिस सिरोसिस के मेन कारण हैं। अर्ली लाइफस्टाइल करेक्शन से इस प्रोजेक्शन को रोका जा सकता है। गॉलस्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर बनने वाले सॉलिड डिपॉजिट्स होते हैं जो बाइल के कंपोनेंट्स मेनली कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस से बनते हैं। नॉर्मली बाइल में कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स इनका संतुलन रहता है, पर जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या बाइल प्रॉपरली फ्लो नहीं करता, तब क्रिस्टल्स बनकर धीरे-धीरे स्टोन में बदल जाते हैं। ये स्टोन्स गॉल ब्लैडर में रह सकते हैं या आगे बढ़कर सिस्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। जब डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो बाइल का फ्लो रुक जाता है, जिससे प्रेशर और पेन डेवलप होता है। अगर ब्लॉकेज लंबे समय तक रहे, तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे टिपिकल सिम्टम होता है राइट अपर एब्डोमिनल पेन, जो अक्सर फैटी मील के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि फैट खाने पर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। पेन कभी-कभी शोल्डर या बैक तक भी पहुंच सकता है। साथ ही नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पहली कॉम्प्लिकेशन है कोलिसिस्टिटिस, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है। और सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है और बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे स्किन और आइज पीले हो जाते हैं। पैनक्रियाटिस पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है, जो अक्सर गॉल स्टोन या अल्कोहल के कारण होती है। नॉर्मली पैनक्रियाटिक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और ड्यूडेनम में जाकर एक्टिव होते हैं, पर इस कंडीशन में ये एंजाइम्स पैनक्रियाज के अंदर ही प्रीमेच्योरली एक्टिव हो जाते हैं। जब पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि गोल्डस्टोन या अल्कोहल से सेल डैमेज के कारण, तो एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। इससे पैनक्रियाज खुद ही डाइजेशन करने लगता है, यानी कि पैनक्रियाज खुद को ही डाइजेस्ट करने लगता है। इसको सेल्फ डाइजेशन कहते हैं। इसके सीवियर इस वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और टिश्यू डैमेज होता है। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है सीवियर एब्डोमिनल पेन, जो अपर एब्डोमेन में होता है और बैक तक रेडिएट करता है। इसके साथ वोमिटिंग, नोज़िया और रेस्टलेसनेस भी दिखाई देती है। पेन अक्सर लगातार और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर यह कंडीशन सीवियर हो जाती है, तो पेनक्रियाज के टिश्यू में नेर्कोसिस यानी कि सेल डेथ हो सकती है। साथ ही इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में फैल सकती है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है।